तो आज एक नया सीरीज जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज और इस सीरीज में मैं आपको डेली टॉप 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाला हूं मेरे भाई। और वो 20 एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाले हैं मेरे भाई। हर चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप 15 से 20 मिनट इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं और इस जो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, अगर उन बहुविकल्पीय प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं और इसको याद करते हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको याद कर लीजिए, जो आता है उसको टिक कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल अगर आप पढ़ते हैं इसको, इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपके 20 अंक मेरे भाई पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देख करके, यानी इस सीरीज को पूरा देख करके। जो भी ओवरऑल अगर देखा जाए सभी चैप्टर्स मिला करके 22 चैप्टर हैं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में 22 चैप्टर हैं ओवरऑल। समथिंग लगभग 9 चैप्टर भूगोल में है, 5-6 चैप्टर इसमें है और ऐसे 6-7 चैप्टर करके आपका अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में है। तो ओवरऑल 22 चैप्टर है मेरे भाई, उसको आराम से टैकल करना है। 22 विषय में 440 लगभग 450 एमसीक्यूज का एक बंडल हो जाएगा आपके पास। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक महामैराथन सीरीज लाऊंगा जिसमें इन 450 एमसीक्यूज को डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उसके पहले मेरे भाई ये जो डेली में 20-20 एमसीक्यू दे रहा हूँ, एक ही दिन में अगर आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो उसको डाइजेस्ट करना आपके लिए हो सकता है टफ हो। तो मैं डेली आपको 20-20 दे रहा हूँ, आप डेली 20-20 पढ़िए, 22 से 25 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस पर आप फोकस करिए। बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आराम से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और समय के साथ पढ़ें। और जो भी है अभी तक मार्क बूस्टर सीरीज में नहीं ज्वाइन हुआ है तो मेरे भाई ज्वाइन हो जाओ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर गाइड करूंगा, आपको मतलब टेस्ट भी जो है लिया करूंगा, और टेस्ट का सबसे बड़ी बात, टेस्ट का कॉपी भी चेक किया करूंगा। तो उन सारी चीजों को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और ऊपर मार्क बूस्टर का जो है लोगो आ भी रहा होगा। और यहाँ पर यूपी बोर्ड कक्षा 10 जो पहला चैप्टर है पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, टॉप 20 एमसीक्यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ना करें मेरे भाई। लास्ट में जब ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ आज सीखा, तब जा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले मत करिए मेरे भाई, पहले आप पढ़िए। अगर आपको समझ में आए या आप अगर अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं या इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, तभी ये चैनल आपके लिए किफायती साबित होगा, अन्यथा सब्सक्राइब ना ही करें, ठीक है मेरे भाई। तो पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, टॉप 20 एमसीक्यू मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और डेली मेरे भाई मतलब सभी प्रश्नों को आप क्या करेंगे, खुद से पहले सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बाद में तो मैं आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी? मेरे भाई जल्दी से बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो मेरे भाई 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में जो है आपका यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। फिर दूसरे प्रश्न पर आते हैं, आपके पास इस बार आंसर नहीं दिखाएंगे। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताओ मेरे भाई, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये सभी को पता होगा। 1789 ईस्वी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1789। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था आपके पास? इसमें मैं समय दूंगा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, क्रांति, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, शांति, युद्ध, अधिकार, कर्तव्य, समानता। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आराम से समय लीजिए और इसका जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। अगर आप सही से अगर करना चाहे तो कर लीजिए आराम से, और नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो मेरे भाई आंसर तो मैं बताया हूँ ही दूंगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। फ्रांस में किस राजा के शासनकाल में क्रांति हुई? लुई ये आपका 13, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां या लुई 16वां? तो आपने लुई 16 का नाम सुना होगा, लुई 16वां का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुई 16वां, ठीक है मेरे भाई। पांचवें प्रश्न पर आते हैं, आराम से इसको पढ़िए। ला पेट्री और ले सिटोयेन शब्दों का अर्थ क्या है? मेरे भाई ये शब्द पढ़ने में थोड़ा ऑड है, यानी पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है, तो यही प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर क्या करेगा कि स्टूडेंट ताकि थोड़ा सा घबराए। अब आप देखेंगे कि ये चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ लिया यूरोप में राष्ट्रवाद तो दे, लेकिन मेरे भाई ये कहाँ से पूछ लिया गया है, ये किस चैप्टर का सवाल है? तो आप वहां पे थोड़ा सा हड़बड़ाएंगे, वही एग्जामिनर चाहता है, वही नंबर स्टूडेंट के कट जाते हैं। तो मेरे भाई अगर आप टॉप करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाना चाहते हैं ओवरऑल, तो ऐसे सवालों को आप करेंगे, याद करके जाएंगे, तभी आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है मेरे भाई।
इजी सवाल तो सब कर लेंगे, सबके 80% आते हैं। 95 ले आइए, 97, 98, 99 लेके आइए, तब भाई कुछ उसका अर्थ है। देश और नागरिक, नागरिक और धर्म, धर्म और समानता, कानून और सरकार। तो पांचवे का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देश और नागरिक, ठीक है। ला पेट्री और ले सिटोयेन, इसको आप एक दो बार बोलिएगा, जिससे आपके मतलब कंठस्थ हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। छठे प्रश्न पर आते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 का, तो ये तो है ही। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना ही होगा, ने 1804 में फ्रांस में क्या स्थापित किया? लोकतंत्र, गणराज्य, साम्राज्य या संघ? नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, साम्राज्य, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो भी फ्रांस में, ठीक है। अब उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद कौन सी संधि हुई? वियना की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि या रोम की संधि? मेरे भाई ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इत्मीनान से सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वियना की संधि, ठीक है। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं। नीचे मैं आंसर भी लिखा हूं, इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप रीचेक भी कर सकें अपने आप को, ठीक है। जो प्रश्न ना है उसको दोबारा से भी पढ़ लें, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। रिकमेंड मैं करूंगा दोबारा से देखो, लेकिन दोबारा से 2x पे देखो, अपने आप को डबल ट्राई करो। मतलब मैं अगर 2x पे भी अगर वीडियो चल रही है, तब भी मैं क्या तुरंत इसका जवाब दे सकता हूं। तो मेरे भाई इससे आपका और तगड़ा रिवीजन होगा एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, दिमाग चलने से पहले आपका जो गोला करते हैं, ब्लैक काला करते हैं वहां पेपर में, वो सीधा आप कर देंगे। ए बी सही है, सी सही, आराम से फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल की तैयारी करो मेरे भाई, ठीक है। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन, मेटरनिख, गारिबाल्डी और बिस्मार्क? मेरे भाई जल्दी से बताओ, आठवें का ए बी सी या डी में से वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो मेटरनिख ने, ठीक है। नौवें प्रश्न पर आते हैं। समान मुद्रा, समान भार एवं माप प्रणाली किसने लागू की थी? नेपोलियन, नेपोलियन, मेटरनिख, गारिबाल्डी या बिस्मार्क? मेरे भाई किसने की थी? जल्दी से बताओ, आपके पास प्रॉपर टाइम है, जल्दी से इसका आंसर दो। तो नौवे का जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन ने, ठीक है। 10वें प्रश्न पर आते हैं आराम से। युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? मेटरनिख, गारिबाल्डी, काबूर या मेजनी? मेजनी का मतलब ज्यूसेppe मैक्सिनी भी लिखा होता है, या माजनी या मेजनी, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ जाइएगा, ज्यूसेppe मैक्सिनी ही है। तो यहाँ पर 10वें का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माजनी। माजनी लिखा है, मैंने माजनी लिखा है क्योंकि जुसेपे मैथ्सिनी सबको पता होता है, माजनी थोड़ा सा अलग नेम हो गया इस नाते। 11वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्र शब्द की आधुनिक अवधारणा का मूल कहाँ से हुआ? मेरे भाई राष्ट्र शब्द की आधुनिक अवधारणा, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या जर्मनी? मेरे भाई आराम से इसका जवाब दो। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रखा हूं, जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में आने वाले हैं। अगर आप 2026 में ही देख रहे हो, तो इस साल 2026 में ये आपका पूछा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में ही क्रांति हुई थी। तो ओवरऑल वहीं से चैप्टर का जो है फ्रांस है, इटली है, यही दोनों हैं, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ? ये मेरे भाई इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू है, और ये आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लो। तो 1861 ईस्वी में आपका जो है इटली का एकीकरण हुआ था, ठीक है। उसके बाद 13वां, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कौन था? माजनी, बिस्मार्क, मेटरनिख या नेपोलियन? जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार, तो 13वें का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, बिस्मार्क। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसका जो शिल्पकार था वो बिस्मार्क था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। प्रसा का राजा विलियम प्रथम, ठीक है मेरे भाई, किस देश का सम्राट बना? विलियम प्रथम, इटली, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो मेरे भाई जर्मनी, सी ऑप्शन जर्मनी, ठीक है। उसके बाद 15वें पे मैं आपको समय दूंगा, मैं समय नहीं देता क्योंकि रटा रटाया प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो फटाक से कर ले जाओगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको समय दे दे रहा हूँ। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? मेटरनिख, नेपोलियन, माजनी या बिस्मार्क? आपके पास प्रॉपर टाइम है, बताइए मेरे भाई जल्दी से। 15वें का ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेटरनिख, नेपोलियन, माजनी या बिस्मार्क? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, माजनी, ठीक है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रवाद का विपरीत क्या है? देशभक्ति, साम्राज्यवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद? तो मेरे भाई इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साम्राज्यवाद। यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में मतलब जहां पर एक तरीके से जनता जो है
ओवरऑल अगर देखा जाए जनता चुनाव करती है और जनता के हिसाब से ही चीज होती है। साम्राज्यवाद में क्या होता है कि केवल एक राजा होता है और वही मतलब जो वो चाहेगा वही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रिलेटेड है, तो इसलिए विपरीत हो गया मेरे भाई इसका मतलब। 17वां प्रश्न, 1834 में जर्मन राज्यों में जोल्वेरिन जोल्वेरिन का गठन क्यों किया गया? करों की समाप्त करने हेतु, नई सेना बनाने हेतु, राजा के विरोध हेतु, किसानों के अधिकार हेतु। 17वें के ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? 17वें में आराम से आप जवाब दो। 17वें का एक, करों की समाप्त कर सॉरी करों को समाप्त करने हेतु, ठीक है। अब 18वें प्रश्न पर आते हैं। 1848 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजशाही की पुनर्स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, उपनिवेश विस्तार, दास प्रथा का अंत। आराम से जवाब दो मेरे भाई। 1848 की क्रांति का जो है मुख्य उद्देश्य था आपका लोकतंत्र की स्थापना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है मेरे भाई। अब 19वें प्रश्न पर इसके बाद एक पर क्वेश्चन और है। तो ये 19वां 20वां थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने अलग रखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इटली के एकीकरण की में कावूर की भूमिका क्या थी? सैनिक नेता, राजनयिक या प्रधानमंत्री, समाज सुधारक, कवि। राजनयिक, चलो वही जो भी हो। तो समाज सुधारक या कवि, ए बी सी या डी में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? आराम से सोच करके जवाब दो। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे वहां पर, उस तरीके से आप अटेम्प्ट करो मेरे भाई, ठीक है। तो एक और आंसर सही हो जाए, 19वें भी करेक्ट हो जाए मेरे भाई, ठीक है। ठीक है कि नहीं? 19वें का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 20वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय अध्याय का मुख्य या प्रमुख प्रभाव क्या था? तो ओवरऑल देखो क्या करता है एग्जामिनर, जो है क्या पूछता है, चैप्टर का ही अर्थ। विद्युत क्या है साइंस में जैसे, उसके बाद आपका पूछ लिया जैव प्रक्रम क्या है। तो उसी प्रकार मैं पूछ रहा हूँ राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय का प्रमुख प्रभाव क्या था? जल्दी से बताओ मेरे भाई। साम्राज्य का विस्तार, उपनिवेशवाद का आरंभ, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण, धार्मिक युद्धों का अंत। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण। इसमें तो मेरे भाई ये इजी है, लेकिन फिर भी मेरे भाई इसको एक बार अगर आप देखे रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंटली जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो मेरे भाई, तब वहां से जो है एग्जाम में जो है एक मतलब आपके अंदर से जो डर रहता है वो निकलता है, जब आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करते हैं। अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पहला पेपर आपका जो है सामाजिक विज्ञान का ही हो सकता है इस बार, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं। हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आया नहीं, आप देखेंगे डेट जिस दिन आया होगा, अभी उसके पहले पब्लिश की कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को। तो ओवरऑल हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान का ही आए, मेरा ऐसा मतलब गेस कर रहा हूँ मैं। कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है। तो 20 प्रश्न हो गए, इसके बाद तो क्वेश्चन है नहीं, 4 ऑफ 4 हो चुका है। तो मेरे भाई 20 प्रश्न को मेरे भाई तैयार करो। अगर आपने देखिए 20 में से कितना सही किया उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करो, कि 20 में से 15 सही किए, 20 में से 16 सही किए। इससे मुझे एक मतलब वो मिलेगा कि स्टूडेंट ने कितना सही किया, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हैशटैग T90 को नहीं फॉलो किया उसको फॉलो करें, और मार्क बूस्टर जो ऊपर दिख रहा है जाते हुए, उसको भी आप ज्वाइन करो मेरे भाई। उस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप लिंक या टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करो मेरे भाई। क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपका मतलब एक अलग ही लेवल का तैयारी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसको आप जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है, इतिहास का मेरे भाई। टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न उठेगा मेरे भाई। तो आप इन 20 प्रश्नों को जल्द से जल्द तैयार कर लें। बिना किसी देरी के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के आंसर को आपको खुद पहले अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस घटना के बाद तेज हुआ? किस घटना के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग 1905 के कारण, ठीक है। जो 1905 ईस्वी में बंग भंग हुआ था, उस कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, इसी कारण से हुआ, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन, ये सब मतलब बहुत बाद में हुए, 1919 ये के बाद में, यानी समझ रहे हो, दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में स्टार्ट हुआ था ये सब, ठीक है।
लेकिन बंग भंग 1905 यानी पहले दशक में ही 20वीं शताब्दी के, ठीक। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड माउंटबेटेन। तो इसमें से किन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया था मेरे भाई? आप जल्दी से बताओ, ठीक है। तो दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जो है आपका बंगाल में का विभाजन किया था, ठीक है। उसके बाद बंग भंग के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हाँ मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी, और आगे यानी 2026 में भी आएगा निश्चित रूप से। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा का प्रसार, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सांप्रदायिक एकता। तो चौथे का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1915, 1919, 1920, 1922। आराम से, इत्मीनान से इस सवाल का जवाब दो, ठीक है। क्योंकि ये असहयोग आंदोलन, आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाओ, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1920, ठीक है। उसके बाद बिना किसी देरी के छठे क्वेश्चन पर आते हैं। असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या था? अंग्रेजों का विरोध, किसानों का विद्रोह, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, उस कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919 या 1920। तो आपको याद रखना है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। ये बहुत फेमस कांड है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, इसके बारे में डेप्थ में अच्छे से, मतलब डीपली जा कर के पढ़ो अच्छे से, ठीक है, विस्तृत रूप में एक तरीके से कह लो। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या चंपारण? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैपिंग में आता है। मैपिंग मतलब समझ रहे हो, जो मैप में टिक करने के लिए होता है। तो अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो पंजाब यानी दिल्ली, यानी आप देख ही रहे हो सेंट्रल में एकदम, तो उसके जो है पश्चिम साइड में है पंजाब, तो वहीं पर आपको टिक करना है अमृतसर पंजाब, ठीक है। वहीं कहीं पे अगर आप टिक कर दोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं पर हुआ था, ठीक है। मैप के लिए भी और ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नौवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडवायर, या जनरल डायर, कर्जन, मोंटेग्यू? तो मेरे भाई माइकल ओडवायर, ठीक। कौन था? माइकल ओडवायर थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो रोलेट एक्ट जो है मेरे भाई 1919 में ही पारित किया गया, ठीक है। 1919 में दो कार्य हुए, एक जो है बड़ा कांड हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और एक रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक। उसके बाद 11वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1923, 1935, 1940 या 1942? तो 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगना चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद 12वां, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसको बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको एक झटके में आप आंसर कर सकते हो। तो आगे मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हो, ठीक है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, बी महात्मा गांधी जी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक। उसके बाद 13वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग, चंपारण आंदोलन, सूरत विभाजन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा या दांडी मार्च, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? ठीक है, दांडी, देखो तीन चार जो घटनाएं हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, उसके बाद और दो तीन जो हैं, तो जो ये सारे जो घटनाएं हैं मेरे भाई, इसको याद रखो, यही इस चैप्टर का मेन वो है,
समझ लो कि मुख्य टॉपिक, ठीक है, मुख्य बिंदु है, इसको याद कर लो। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो आपका जो है दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई, ठीक है। उसके बाद 15वां प्रश्न, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कर समाप्त करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अंग्रेजों से बातचीत, किसानों को राहत। तो नमक सत्याग्रह क्या था? नमक कर जो है समाप्त करना, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक। 16वें प्रश्न पर आते हैं, कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1880, 1885, 1890 या 1900? तो मेरे भाई 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। ओ ए ह्यूम, एलेन नहीं, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक। उसके बाद 17वां जो है, हाँ मतलब वही अगला प्रश्न ही में ही आ गया मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है, इन्होंने जो है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पूर्ण स्वराज जो है का प्रस्ताव जो है आपका 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कम और रोलेट एक्ट, देखो पूर्ण स्वराज पारित हुआ जो है 1929 में, और उससे 10 साल पहले यानी 1919 में जो है रोलेट एक्ट, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लो। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1927, 1928, 1930? तो मेरे भाई इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1928। 30वें प्रश्न पर आते हैं और आखिरी प्रश्न है, आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अंतिम परिणाम क्या था? भारत का विभाजन, भारत की आज़ादी, ब्रिटिश शासन का विस्तार, कांग्रेस का अंत? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आराम से आप जवाब दीजिए। तो इसका तो मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है अंतिम परिणाम क्या था? भारत की आज़ादी, ठीक है मेरे भाई। भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जो है आज़ादी हो, अंग्रेजों से हम आज़ाद हों, ठीक है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ मेरे भाई। तो 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर किए, इसमें से बहुत सारे इजी सवाल होंगे, आपको आते हुए सवाल होंगे जो कक्षा 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े होंगे तो कुछ बेसिक सवाल थे, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल 20 प्रश्न को आप तैयार करें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 100% आने वाले हैं, तो इसको तैयार करके तभी जाना, ठीक है मेरे भाई। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये कक्षा 10 यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ है, या यूं कहें इतिहास का तीसरा पाठ मेरे मित्रों। तो इसमें फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ 20 एमसीक्यूज, टॉप 20 एमसीक्यू कह सकते हो। एक मतलब इस प्रकार के एमसीक्यू जो कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, इसी में से जो आपके 7 सेट बनने हैं, इसी 20 सवाल में से आएगा, ठीक है मेरे भाई। हर सवाल से लगभग एक एक सवाल आना है, क्योंकि 22 चैप्टर हैं ओवरऑल। तो हो सकता है कि एक या दो या तीन चार चैप्टर में से ना आए, बाकी सभी चैप्टर में से मेरे भाई एक एक एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। यानी आपको पूरा सिलेबस करके जाना है, या आप इस एमसीक्यू सीरीज को पूरा करके ही जाएं। 22 वीडियो आनी है, या 22 पार्ट कर लो, तो 22 के 22 पार्ट को या पार्ट को आप देख लो, और उसके सवालों को एकदम अच्छे से रट लो, समझ लो, ठीक है मेरे भाई। तो पहला सवाल, भूमंडलीकरण शब्द का क्या अर्थ है? पहले चैप्टर का नाम ही आपको समझना है, चैप्टर क्या है, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। तो केवल आर्थिक जुड़ाव, केवल सांस्कृतिक जुड़ाव, विश्व के सभी भागों का एक दूसरे से जुड़ना, या केवल राजनीतिक जुड़ाव? आपके पास 5 सेकंड आपको मिलेंगे, और आप उसमें अपना पूरा एफर्ट और पूरा बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके आप इन सवालों का आंसर करेंगे। उसके बाद मैं इसका आंसर खुद आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व के सभी लोगों का एक दूसरे से जुड़ना। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। तो यही चीज हो गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओ हो, ये तो कुछ ज्यादा ही करेक्ट हो गया मेरे भाई। एक सेकेंड, इसको मिटा दूं, तब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ, 4 ऑप्शन है। पहला, दूसरा सवाल क्या है? 19वीं शताब्दी के किस महाद्वीप में बड़ी संख्या में लोग प्रवास कर गए? ठीक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप में जो है महाद्वीप में कैसे बड़ी संख्या में लोग क्या कर गए? प्रवास कर गए, ठीक। अब उसके बाद तीसरा जो है सवाल, सिल्वर फ्लो
का अर्थ क्या है मेरे भाई? सिल्वर फ्लो का क्या अर्थ है? चांदी का व्यापार, चांदी का प्रवाह जो एशिया से यूरोप गया, चांदी का प्रवाह जो अफ्रीका से एशिया गया, चांदी का उपयोग मुद्रा के रूप में। मेरे भाई आराम से इस सवाल का जवाब दो। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चांदी का प्रवाह जो अफ्रीका से एशिया गया, ठीक, या अमेरिका से एशिया गया, ठीक। उसके बाद चौथा सवाल, हाँ, इनक्लोजर मूवमेंट किस देश में हुआ था? भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो मेरे भाई। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा सी, इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड में जो है इनक्लोजर मूवमेंट जो है किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, यूरोप में 19वीं शताब्दी में अनाज की कीमतें क्यों घटी? युद्ध के कारण, अमेरिका से सस्ता अनाज आने के कारण, उत्पादन घटने के कारण, किसानों के पलायन के कारण। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो, आराम से जवाब दो मेरे भाई। तो इसका पांचवे का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से सस्ता अनाज आने के कारण। और उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं, 16वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश भागों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा हुआ? औद्योगिक क्रांति, नौवहन तकनीक, कृषि क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो छठे का ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नौवहन तकनीक, ठीक है, नौवहन तकनीक। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं, हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और मेरे भाई ये समझ लीजिए 2026 में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना। आप जो भी लिख दिया हो मतलब जैसा भी लिखा हो, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है प्रथम विश्व युद्ध 2014 से 2018, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं, अ, आपको आंसर दिख गया क्या? ब्रेटन वुड्स प्रणाली प्रणाली कब लागू हुई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर जो है विस्तृत वर्णन इसका कीजिए, ब्रेटन वुड्स वुड्स प्रणाली का, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है मेरे भाई, मैंने खुद ने देखा है, 6 अंक में आता है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लो। 1944 ईस्वी हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद नौवें प्रश्न पर आते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई यही ऑप्शन हो जाएगा 1944, ठीक है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है क्या हुई? 1944 में, ठीक। उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत कौन सा उत्पाद निर्यात करता था? ब्रिटिश शासन के दौरान मेरे भाई कपास, मशीनें, स्टील या कोयला। आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कपास, ठीक है। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इस सवाल का भी जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्पादन, कपास उत्पादन, ठीक है, आ, जिस किस राज्य में कह लो होता है। उसके बाद औपनिवेशिक प्रणाली, कॉलोनियल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार, शिक्षा का प्रसार, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, औद्योगिकीकरण। मेरे भाई आराम से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यापारिक लाभ पर प्राप्त करना, ठीक है। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, कब की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1492, और 1498 में शायद वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ठीक है। 1498 में मोस्ट प्रोबेबली, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे मैंने 10वीं में पढ़ा था यही होगा इसका आंसर, ठीक है। 13वां क्या है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन या कोलंबस, ठीक है। स्टीम इंजन का आविष्कार तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, ठीक। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? तो मेरे भाई बी हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, उदारीकरण क्या है? इसका अर्थ तो आपने समझा, उसी के अब देखो मेरे भाई, जब आप डेफिनेशन लिखने जाओगे, इसका अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का अर्थ ये है, फिर उसके बाद आप उसका डेफिनेशन दोगे, तो मेरे भाई पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका समझो, समझ रहे हो कि नहीं? पहले उदारीकरण का अर्थ, व्यापार पर नियंत्रण लगाना, व्यापार को सीमित करना, व्यापार को खुला रखना या व्यापार पर कर बढ़ाना। तो 15वें का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यापार को खुला रखना, ठीक है मेरे भाई, व्यापार को खुला रखना। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, यूरोप से लोगों के पलायन का प्रमुख कारण था?
दिवाली आने वाली है, उसके लिए 16वें प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द फटाफट से दे दीजिए। भूखमरी और बेरोजगारी, जनसंख्या की कमी, शिक्षा और अधिकता, जलवायु परिवर्तन। मेरे भाई क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो है भूखमरी और बेरोजगारी। यूरोप में जो है पलायन क्यों कर रहे थे, प्रवास क्यों कर रहे थे? जो है भूखमरी और बेरोजगारी के कारण। ठीक है मेरे मित्रों। और 17वें प्रश्न पर आते हैं। औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था, इसका आप जवाब दीजिए। तब तक ऊपर आपको दिख रहा होगा जो है मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। तो उसको आपको ज्वाइन करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, हाय भी लिख करके भेजेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है मार्क, हाय नहीं, या फिर आप सीधा लिख दो हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज। बस आप इतना लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करूंगा। होगा क्या वहां पर? तो मेरे भाई वहां पर जो है आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपका जो है टाइम टेबल बनाया जाएगा, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को टैकल करना है, बोर्ड एग्जाम में बैठना है, बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरे भाई। मैंने खुद ने दिया है तो आपको भी वो सारे तरीके बताऊंगा, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 17वें का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, 18वें प्रश्न पर आते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली का अर्थ क्या था? अ, सोना मुद्रा का आधार था, सोना केवल व्यापार में उपयोग होता था, सोना कर के रूप में लिया जाता था, सोना का कोई मूल्य नहीं था। तो 18वें का ए क्या हो जाएगा? सोना मुद्रा का आधार था। ठीक है मेरे भाई, सोना क्या था? मुद्रा का आधार था। 19वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस फसल का निर्यात सर्वाधिक होता था? गेहूं, चावल, कपास या गन्ना? तो भारत में स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा कपास। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा उस समय पे जो है उसका निर्यात हुआ। उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं या 19वीं शताब्दी में? तो मेरे भाई 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद 20 प्रश्नों पे मतलब 20 प्रश्न आपके हो गए मेरे भाई, और 20 ही प्रश्न बताने थे, इसको आप तैयार कर लो। ठीक है, तैयार करके लिख दो डन, कमेंट बॉक्स में टाइप करो डन। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का अगला अध्याय, जिसका इतिहास का अगला अध्याय है औद्योगिकरण का युग। ठीक है मेरे भाई, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली चौथा चैप्टर है आपका, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी इंडस्ट्रियल जो चीज़ें होती हैं, औद्योगिक जो चीज़ें होती हैं, या औद्योगिकीकरण के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। तो पहला सवाल आपकी रहा स्क्रीन पर, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? मेरे भाई अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत? आराम से इस सवाल का जवाब दो। बोर्ड एग्जाम में मैंने पहले ही बताया, मैं बार बार ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन रख रहा हूँ तो आप समझ ही सकते हो कि कम क्वेश्चन है तो वो महत्वपूर्ण होंगे ही होंगे, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, या आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो बिना किसी जो है संदेह के आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें मेरे भाई, और ना आए तो उसको एक दो बार रिवाइज करें। पहला सवाल आपके जो है इसका आपको जवाब करना है, तो मैं इसका जो है आंसर अनहाइड करता हूं, तो आप समझ सकते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहली चीज क्या थी, किस देश में हुई? दूसरी चीज क्या है, कब हुई? तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, जो है सी ऑप्शन, 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना वो 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले कौन सा उद्योग विकसित हुआ? ठीक, लोहा उद्योग या लौह उद्योग, कपड़ा उद्योग, या वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग या मशीन उद्योग? मेरे भाई आराम से इसका जवाब दो। तीसरे प्रश्न का, तो सबसे पहले जो है इंग्लैंड में आपका जो है सबसे पहले किस उद्योग को विकसित किया गया? तो मेरे भाई वो है क्या है, कपड़ा उद्योग। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर्नोल्ड टायनबी, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन? ठीक है, नाम तो कठिन है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो है प्रयोग,
तो ओवरऑल जो है औद्योगिक करण या औद्योगिक उद्योग के ऊपर ही ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चौथे का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्नोल्ड टायनबी। ठीक है, नाम तो थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद कर लो, आर्नोल्ड टायनबी। पांचवा, जेम्स वाट किसके आविष्कार के रूप में प्रसिद्ध हैं? टेलीफोन, स्टीम इंजन, लाइट बल्ब या रेडियो? मेरे मित्र, किस जो है आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं जेम्स वाट? तो आप जानते ही हो, बी ऑप्शन स्टीम इंजन। इसको हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। और ऊपर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। मेरे भाई उसको ज्वाइन करो, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस मतलब जो है व्हाट्सएप नंबर पर मुझे हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज या हैशटैग MBS भी लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि जो है आपको ज्वाइन करना है। उसमें मैं ऑलरेडी आपको ज्वाइन कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपका उसमें क्या होगा, टेस्ट होगा और आपकी जो है टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी, आपके नंबर भी सुनाए जाएंगे और आपका पूरा प्रॉपर टाइम टेबल जो है, स्ट्रेटजीज और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी मेरे भाई। तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन करो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है मेरे भाई। और छठे प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो छठा प्रश्न है आपका, रेल परिवहन की शुरुआत ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? कृषि, उद्योग एवं व्यापार, शिक्षा या चिकित्सा? मेरे भाई, छठवें का ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उद्योग एवं व्यापार। ठीक है मेरे भाई, उद्योग एवं व्यापार। सातवें प्रश्न पर आते हैं, औद्योगिकीकरण से पहले वस्त्र उत्पादन का कार्य किसके द्वारा होता था? मशीनों के द्वारा, फैक्ट्रियों में या घरों में, कारीगरों द्वारा या विदेशी कंपनियों द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे भाई जो है इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, घरों में कारीगरों द्वारा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, घरों में कारीगरों द्वारा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, घरों में कारीगरों द्वारा। ठीक है, उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय कपड़ा यूरोप में क्यों प्रसिद्ध था? उसकी कीमत अधिक थी या उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट थी, वह मशीन से बनता था या वह दुर्लभ था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? भारतीय कपड़ा यूरोप में प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि क्या थी वो, उसकी जो है गुणवत्ता, समझ ही रहे हो, उसकी गुणवत्ता क्या थी, उत्कृष्ट थी। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के जो है वस्त्र बनाए जा रहे थे भारत में। ठीक है, उसके बाद नौवां प्रश्न, भारत से अंग्रेजों का या अंग्रेज का कौन सा माल बड़ी मात्रा में निर्यात करते थे? अंग्रेज, भारत से अंग्रेज जो है कौन सा माल बड़ी मात्रा में निर्यात करते थे? मशीनें, सूती कपड़ा, जूट और मसाले, चाय और कोयला? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, जूट और मसाले। ठीक है मेरे भाई, इस इन्हीं की वजह से, इन्हीं जो है चीज़ों की वजह से, मसालों या जूट की वजह से ही मेरे भाई आपका अपना देश क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं था कि बहुत सोना था, यहाँ पर जो है नाना प्रकार के जो है मसाले, जूट वगैरह, यानी जूट, कपास, ये सारी चीज़ें थी। तो मेरे भाई इस नाते जो है भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। ठीक है, उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी, ये नाम आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन इसको जरूर से जरूर याद कर लो। ठीक है, हरकीव्स, हरक्रीव्स, ठीक है, नाम टफ है थोड़ा सा। जेम्स वाट, स्टीफेंस, टॉमस न्यूकॉमन। ठीक है मेरे भाई, टॉमस न्यूकॉमन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10वें का जो है ए, हरक्रीव्स। ठीक है, स्पिनिंग जेनी हरक्रीव्स ने आविष्कार किया। 11वां प्रश्न, ब्लैक कंट्री कहा जाता था? मेरे भाई ये तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई, इसको आराम से बताओ। लंदन को, मैनचेस्टर को, बर्मिंघम को या लिवरपूल को? लिवरपूल मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मेरे भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्मिंघम को, ब्लैक कंट्री। ठीक है, उसके बाद कलिको शब्द का संबंध किससे है? भाई बहुत समझ लीजिए कि अद्वितीय प्रश्न लाया हूँ, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ढूंढ कर। समझ लीजिए कि एकदम समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये मुझे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। भारतीय सूती कपड़ा, मशीनों से बना कपड़ा, ऊनी वस्त्र, रेशमी कपड़ा? तो 12वें का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सूती कपड़ा। ठीक है, 13वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक केंद्र कहाँ विकसित हुए? कोलकाता और मुंबई, मद्रास और पुणे, दिल्ली और आगरा, लखनऊ और वाराणसी? ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोलकाता और मुंबई। ठीक है मेरे भाई, कोलकाता और मुंबई। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं, जीवन का औद्योगिकरण का अर्थ है? कारखानों की वृद्धि, मानव जीवन पर मशीनों का प्रभाव, कृषि का विस्तार या व्यापार का पतन?
तो मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जीवन का औद्योगिकरण, मानव जीवन पर मशीनों का प्रभाव, बी ऑप्शन। 15वें प्रश्न पर आते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम का अर्थ क्या है? आराम से। पुटिंग आउट सिस्टम, मजदूरों को बाहर निकालना, व्यापारी द्वारा कारीगरों को कच्चा माल देना, मशीन उत्पादन प्रणाली, सरकारी नियंत्रण प्रणाली। सोच करके इसका जवाब दो। तो पुटिंग आउट सिस्टम, व्यापारी द्वारा कारीगरों को कच्चा माल देना, बी ऑप्शन करेक्ट। 16वें प्रश्न पर आते हैं। औद्योगिक क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव था रोजगार में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन स्तर में सुधार, व्यापार का विकास। तो पर्यावरण प्रदूषण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण। इसे, हाँ, औद्योगिक क्रांति में समस्या होती थी कि जब उद्योग बड़े-बड़े कारखाने बनाए जाते थे तो वहाँ से जो भी धुआं वगैरह निकलता था, उसका जो है मलबा निकलता था, तो वो सारी मलबा को नदी में प्रवाहित कर देते थे। नदियाँ दूषित होती थी, यानी जल जल का प्रदूषण। उसके बाद जो है आपका जो है जो वहाँ से धुआं वगैरह निकलता था, उससे क्या होता था? वायु प्रदूषण, ठीक है? तो यही यही यहाँ पर जो है खराबी थी कुछ, ठीक है? नकारात्मक प्रभाव। 17वें प्रश्न पर आते हैं। इंग्लैंड में इनक्लोजर मूवमेंट का असर पड़ा किसानों पर, सैनिकों पर, उद्योगपतियों पर या शिक्षकों पर? तो मेरे भाई ए ऑप्शन, किसानों पर। किस पर पड़ा? इंग्लैंड में जो है इनक्लोजर मूवमेंट का असर किसानों पर। 18वें प्रश्न पर आते हैं। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? लोहे का, कपड़े का, जहाज निर्माण का, मशीन निर्माण का? तो को किस लिए मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो मेरे भाई कपड़े का, कपड़े के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध था मैनचेस्टर। भारत में औद्योगिकरण के बाद अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, भारत को कच्चा माल आपूर्ति केंद्र बनाना, भारत को औद्योगिक देश बनाना, भारतीय मजदूरों को प्रशिक्षित करना। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत को कच्चा माल आपूर्ति केंद्र बनाना। भारत को कच्चा माल आपूर्ति बनान केंद्र बनाना, ठीक है। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे था? ब्रिटिश शासन का विरोध, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार या उपरोक्त सभी? आराम से इसका जवाब दो, लास्ट प्रश्न है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो 20वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है मेरे भाई, उपरोक्त सभी। तो ओवरऑल 20 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस किए। 20 के 20 अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे भाई, तो इससे जो भी एक या दो सवाल आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वो आपके पक्के हो जाएंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया। मेरे भाई ये 5वां चैप्टर है इतिहास का, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेरे भाई ये आखिरी चैप्टर भी है हिस्ट्री का। उसके बाद हम भूगोल पर आएंगे, संसाधन एवं विकास, ठीक है? वो चैप्टर आपका पहला चैप्टर होगा भूगोल का। ये इतिहास का आखिरी चैप्टर है, इसको आराम से कर लेते हैं। 5 इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, क्या एक या दो भी प्रश्न मुश्किल से मुझे लग रहा है कि आएंगे इस चैप्टर से एमसीक्यूज में। लेकिन इस बार इसीलिए इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है मेरे भाई, तो इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना जाओ। तो पहला प्रश्न है मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है, प्रिंटिंग प्रेस आप जानते हो, यहाँ पे मैं छापा हूँ, का आविष्कार किसने किया था? जोहान गुटेनबर्ग, चार्ल्स बैबेज, न्यूटन, एडिसन। तो मेरे भाई आप इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, इनको भी जानते हो, लेकिन इन तीनों ने नहीं किया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ए क्या है? जोहान गुटेनबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? जोहान गुटेनबर्ग। उसके बाद गुटेनबर्ग ने अपना पहला मुद्रित ग्रंथ कौन सा बनाया था? कुरान, बाइबल, वेद या इलियड? आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ, अब बताओ दूसरे सवाल का सही जवाब। तो मेरे भाई दूसरे सवाल का एकदम करेक्ट जवाब होगा बी, बाइबल। ठीक, गुटेनबर्ग ने क्या किया था? अपना मुद्रित ग्रंथ कौन सा बनाया था? वो बाइबल था, ठीक। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ओ भाई आंसर देख लिया, लेकिन चीटिंग मत करो, इसको अपने आप से, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आराम से जवाब दो कि मुद्रण कला का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? किस शताब्दी में? टाइम की कैलेंडर बताओ, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी। तो मेरे भाई 15वीं शताब्दी में इसका जो है ये आविष्कार हुआ मुद्रण कला का। उसके बाद मुद्रण कला के प्रारंभिक केंद्रों में से एक था पेरिस, माइनस, लंदन या रोम। माइनस यानी अगर देखा जाए तो ये मेंस की तरह है, लेकिन ये माइनस, MAINZ, ठीक। तो मुद्रण कला
के प्रारंभिक केंद्रों में से था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनज। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, मुद्रण कला के प्रसार से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? धर्म और शिक्षा, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, जल परिवहन। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है मेरे मित्रों? आराम से इसका जवाब इत्मीनान से दीजिए। तो पांचवें का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्म और शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपके ऊपर यानी एकदम टॉप पे दिख रहा होगा कि ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। मेरे भाई उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके भेज दो। उसके बाद मैं ऑलरेडी जान जाऊंगा कि आपको उस सीरीज में जोड़ना है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका टेस्ट होगा और बहुत बहुत सारी चीजें होंगी। आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी, एग्जाम टेम्परामेंट, आपको एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, अच्छे से अच्छा अंक लाना है, और मतलब बहुत सारी चीजें आपकी बताई जाएंगी। ठीक है, आपका टाइम टेबल बनाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताया जाएगा, आपका जो है टेस्ट भी लिया जाएगा वीकली, और उसके बाद वीकली भी होगा, और उसके बाद उसका कॉपी भी चेक करूंगा मैं, उसके बाद उसका अंक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बस उसको ज्वाइन करो एक बार, बस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ो मत मेरे भाई। छठे प्रश्न पर आते हैं, किस आंदोलन को मुद्रण कला ने गति दी? पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन? एकदम इत्मीनान से जवाब दो। इस चैप्टर से दो सवाल तो मुझे लगता है पक्के रूप से आने वाला है, तो इस चैप्टर को भूल कर भी छोड़ करके मत जाना। ठीक है, किस आंदोलन को मुद्रण कला ने गति दी? तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुधार आंदोलन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन। ठीक है, सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। उसके बाद ज्ञानोदय काल, एज ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, किससे संबंधित था? ज्ञानोदय काल जो है किससे संबंधित है? धार्मिक अंधविश्वास, तार्किक विचार और विज्ञान के विकास से, राजनीतिक संघर्षों से, औपनिवेशिकता से। ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है आपका विकल्प सही होने वाला है? तो तार्किक विचार और विज्ञान के विकास से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं, भारत में मुद्रण कला सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? बंबई, गोवा, कोलकाता या दिल्ली? मुद्रण कला भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? गोवा। ये तो दीपावली जैसा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोवा। उसके बाद नौवें प्रश्न पर आते हैं, भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन सा था? हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार दर्पण, बंगाल गजट या मराठा? तो मेरे भाई जो है भारत का पहला मुद्रित समाचार जो है बंगाल गजट या मराठा, कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। दसवें प्रश्न पर आते हैं, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जेम्स हिक्की, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेम्स हिक्की। ठीक, उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के, पाम लीफ किस देश में लेखन के लिए प्रयोग की जाती थी? चीन, जापान, भारत या इजिप्ट? तो मेरे भाई डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है, पाम लीफ किस देश में लेखन के लिए प्रयोग किया जाता था? यानी ताम्रपत्र मेरे भाई, पाम यानी ताम्र, ठीक, ताम्रपत्र जो है, ताम्रपत्र भारत में। ठीक है, उसके बाद चीन में सबसे पहले मुद्रण कला का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया था? धार्मिक ग्रंथों के लिए, समाचारों के लिए, चित्रों के लिए, विज्ञापनों के लिए? तो आप इसका जवाब 5 सेकंड के भीतर देना है आपको, इस सवाल का जवाब। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टिक टिक 3 2 1 गो। तो धार्मिक ग्रंथों के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथों के लिए। 13वें प्रश्न पर आते हैं, 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण कला के विकास से क्या लाभ हुआ? इतना ही तेज पढ़ना है और इसका फटाक से आंसर करना है। साक्षरता दर में वृद्धि, धार्मिक संघर्ष, व्यापार में गिरावट, बेरोजगारी? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। ए, साक्षरता दर में वृद्धि। क्या? ए, साक्षरता दर में वृद्धि। 14वें प्रश्न पर आते हैं, आपको 2x पे करने की आवश्यकता नहीं, मैं 2x पे ही बोल दे रहा हूँ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में किसने भूमिका निभाई? पुस्तकों ने, समाचार पत्रों ने, पेंटिंग ने, थिएटर ने? ठीक है, जल्दी से बताओ। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? समाचार पत्रों ने। क्या? समाचार पत्रों ने। देखो मैं क्वेश्चन कितनी सेकंड में पढ़ता हूँ, तुम सेकंड गिनो, मैं फटाक से पढ़ दे रहा हूँ। सुधार आंदोलन को बल किससे मिला? राजनीतिक संगठनों से, मुद्रण माध्यम से, ब्रिटिश सरकार से, विदेशी मशीनरियों से? 3 4 सेकंड लगा हुआ, तो आराम से इस सवाल का जवाब दो।
तभी क्या कहते हैं आप अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुद्रण माध्यम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुद्रण माध्यम से। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। पॉपुलर लिटरेचर का क्या अर्थ है? उच्च वर्ग की पुस्तकें, आम जनता की पसंद की पुस्तकें, विदेशी पुस्तकें या धार्मिक पुस्तकें। आपके पास 5 सेकंड है। इस सवाल का जवाब जो है बहुत ही सोच समझ कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 2026 में जरूर से जरूर हो सकता है एक ना एक सेट में आ जाए। ठीक है मेरे भाई। तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आम जनता की पसंद की पुस्तकें। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। पुस्तकों ने विचारों के प्रचार में क्रांति ला दी, यह किस काल का प्रभाव था? पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, ज्ञानोदय काल या स्वतंत्रता संग्राम। तो मेरे भाई इसमें जो है आपका आंसर क्या होने वाला है ए बी सी या डी में से? तो आपका आंसर सही होने वाला है सी, ज्ञानोदय काल। उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी में मुद्रण किस शहर में शुरू हुआ? हिंदी में मुद्रण बनारस, इलाहाबाद, कोलकाता या मुंबई। तो बी बना ए बनारस। ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ए बनारस में क्या था? मुद्रण जो है हिंदी में मुद्रण जो है सबसे पहले भारत में बनारस शहर में शुरू हुआ। उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं। सुधारक पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार, समाज में सुधार लाना, व्यापार का विस्तार, सरकार की आलोचना। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सही विकल्प का चयन करें और अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समाज में सुधार लाना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आखिरी प्रश्न जो है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका जवाब आपको नहीं बताने वाला हूँ। मुद्रण कला ने विश्व को बदल दिया। इस कथन का अर्थ है शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ, व्यापार घट गया, लोगों में अंधविश्वास बढ़ा, युद्ध बढ़े। तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है मेरे भाई, शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ। यहाँ तक 20 प्रश्न मैंने बताए। यहाँ से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब 20 सवाल में से जो है अगर मैं पहले बता देता तो आप इसको नहीं पढ़ते। इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि इस चैप्टर से आगे भी सवाल नहीं आएंगे। इसलिए इसको आराम से पढ़िए। एक या दो सवाल हो सकता है इस बार पूछ ले यार मेरे भाई, 5 ही चैप्टर है। और इतिहास देखिए हर चैप्टर से 5-5 एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, मतलब हर सब्जेक्ट से, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, 4 पार्ट हैं इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में। 4 में से हर जो है पार्ट से, हर सेक्शन से 5-5 एमसीक्यू मुझे लगता है पूछा जाएगा। तो 5 चैप्टर है, 5 सवाल पूछा जाएगा। तो हर चैप्टर से एक एक सवाल आने मिनिमम। तो उसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। आप एकदम मतलब पढ़ाई लिखाई करते रहें, व्यस्त रहें। राधा स्वामी।